नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारी के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है खास आज कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने टॉय कैथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने CII उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 में दिया संबोधन। राष्ट्रीय बीज निगम के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, भवन, गोदाम और नेफेड के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने CII उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 में संबोधन दिया। इस अवसर पर श्री तोमर ने खेती किसानी के विकास तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ साथ मौजूदा उद्यमियों के विकास पर क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत सरकार खेती बाड़ी के विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसके अलावा मौजूदा उद्यमों को बेहतर वातावरण देने के साथ साथ खाद्य और बागवानी क्षमता का उपयोग करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री ने काफी काम किया है और मुझे कहते हुए गौरव भी है कि आप सब लोगों का जो प्रयत्न है, आप सब लोगों ने जो प्रोसेस करके अपने उत्पादन की गुणवत्ता को कायम रखा है, उसके कारण निश्चित रूप से निर्यात में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है और दुनिया में भी हमारे उत्पाद की एक प्रतिष्ठा खड़ी हुई है। लेकिन इसको हमें और बढ़ाना है, देश के GDP के हित में भी, व्यापारी के हित में भी और किसान को वाजिब दाम मिले, इस दृष्टि से भी। और इसलिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत अपनी स्कीमों को संचालित किया है। 40 मेगा फूड पार्क पिछले दिनों फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने बनाए हैं। मिनी फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। FDI को अलाउ किया गया है और PLI स्कीम भी लागू की गई है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आए और जिन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन है, उन क्षेत्रों तक इंडस्ट्री पहुंचे। उन क्षेत्रों तक इंडस्ट्री पहुंचेगी तभी किसान को उसका वाजिब दाम मिल पाएगा। मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का भी काम कर रहा है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी समितियों की संपूर्ण श्रृंखला पर विशेष ध्यान दिया गया। तोमर जी ने कहा कि सभी किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। एक और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि हमारी योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचे, किसान के खेत की उत्पादकता बढ़े, वह ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाए, वह केमिकल फर्टिलाइजरों का उपयोग कम से कम करे या जैविक खेती की ओर जाए, महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, जिससे कि हमारा जो कृषि उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बढ़े और हमारा कृषि उत्पाद देश में भी लोकप्रिय रहे और दुनिया में भी भारत के उत्पादन की लोकप्रियता रहे, जिससे कि हम निर्यात को भी अग्रणी स्थिति में लाने में निश्चित रूप से सफल हो पाए। भारतीय उद्योग परिसंघ खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 के अध्यक्ष अक्षय बेस्टर का कहना है कि अब मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थों पर जोर देकर और अधिक मूल्य संवर्धन के अवसरों पर काम करने की जरूरत है। कृषि
खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी के अध्यक्ष मयंक सिंघल ने कहा कि मूल्य संवर्धन की सरकारी योजनाओं से कई लोग पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। अब गुणवत्ता और मूल्य के मामले में उत्पादन बढ़ाकर लाभ उठाने की बड़ी संभावना है। शिखर सम्मेलन में प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय बीज निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, बीज गोदाम तथा नेफेड के भोपाल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। नेफेड और राष्ट्रीय बीज निगम दोनों के जीवन में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में भी दो नए आयाम आज खड़े हो रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। यह नया कार्यालय बना है और इसके साथ साथ वेयर हाउस भी बनाया गया है। मैं नेफेड, राष्ट्रीय बीज निगम और मध्य प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री जी और सभी किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी और कृषि मंत्री जी दोनों खेती और किसानी से जुड़े हैं। इसलिए लगातार इन लोगों की कोशिश रहती है कि ऐसी नीतियों का निर्माण हो जिससे अधिकाधिक किसानों को वाजिब दाम मिल सकें और किसान समृद्धता की ओर बढ़ सकें। गत 15 वर्षों में लगातार मध्य प्रदेश खेती की दृष्टि से दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। भारत सरकार का योगदान जो होना चाहिए वह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए हमेशा रहा है और आने वाले कल में भी रहेगा। ऐसा मैं मध्य प्रदेश की सरकार और किसानों को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय बीज निगम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हमारे सचिव संजय अग्रवाल जी बता रहे थे कि राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से इस बार 20 लाख किट बांटने का काम किया जा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। राष्ट्रीय बीज निगम नए नए बीजों की किस्मों का निर्माण हो और वो अपनी क्षमता के हिसाब से बीज का उत्पादन कर सकें और सस्ते दामों में किसानों को बीज की उपलब्धता करवा सकें। इस दिशा में राष्ट्रीय बीज निगम की हमेशा इच्छा भी रहती है और लगातार इस दिशा में उनका प्रयत्न भी रहता है। और मैं इस अवसर पर आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बीज निगम के बीज का रेट और निजी क्षेत्र के जो काम करने वाली कंपनियां बीज के क्षेत्र में हैं उनके रेट को अगर देखेंगे तो क्वालिटी समान होगी, लेकिन रेट में ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। और इसलिए सभी लोगों का ये प्रयत्न रहना चाहिए कि राष्ट्रीय बीज निगम जो एक तौर से बाज़ार में बीज का रेट संतुलित रहे,
इस उद्देश्य से 57 साल पहले इसका गठन किया गया था और आज ये दिनों दिन प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर राष्ट्रीय बीज निगम का बीज उपलब्ध है तो पहले सरकार भी उसे खरीदे और निजी क्षेत्र में जो लोग किसान हैं वो भी पहले उसे प्राथमिकता दें। जब इनके पास उपलब्धता नहीं है तो निश्चित रूप से प्राइवेट क्षेत्र के बीज को हम प्राथमिकता दें, ऐसा मेरा आग्रह है। देखिए, नेफेड जो है पूरे देश में दलहन और तिलहन की खरीदी एमएसपी पे करती है और मध्य प्रदेश इसमें अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन वाइज नंबर 1 स्टेट है। वहाँ पे हमारा ऑफिस इंदौर में था। वहाँ से जो कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो स्टेट कैपिटल में सब ऑफिसर्स बैठते हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत आती थी। इसलिए हमने नया ऑफिस भोपाल में स्टेट गवर्नमेंट की एक एजेंसी से खरीद के उसको किया है। इससे हमें बहुत सुविधा होगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई आने वाले समय में हमारी जो भी प्रोक्योरमेंट होगी दलहन की, तिलहन की और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमें उससे बहुत लाभ पहुँचेगा। राष्ट्रीय बीज निगम इस देश में सबसे पुरानी और आज के समय में सबसे बड़ी संस्था है। लगभग 1100 करोड़ का टर्नओवर इस संस्था के द्वारा होता है। लगभग 80 फसलें हैं और 627 वैरायटी जो है इनका हम उत्पादन करते हैं। तो जो बीज का उत्पादन होता है और जो बीज का विपणन होता है, इसके लिए हमने जगह जगह पे हमारे 11 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उनके नीचे लगभग 65 हमारे प्रक्षेत्रीय कार्यालय एरिया ऑफिसेज हैं। उसके साथ साथ बीज उत्पादन के कार्यालय हैं और बीज विपणन के कार्यालय हैं। आज जो कार्यक्रम था वो माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने भोपाल में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। साथ में वहाँ पे 30,000 क्विंटल का एक हमारा जो कार्यालय, ये गोदाम का हमने वो किया है, गोदाम बनाया है। उसका लोकार्पण माननीय मंत्री जी के द्वारा हुआ। इससे जो मध्य प्रदेश में हम लगभग 60,000 क्विंटल बीज का उत्पादन कर रहे हैं और इस गोदाम के बनने के बाद हमारी जो वहाँ की कैपेसिटी है वो लगभग 75,000 क्विंटल हो गई है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो दलहन और तिलहन का जो फोकस है, वहाँ पे हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं और इन बीजों को वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ एनएससी के द्वारा बाकी अन्य जो कार्यक्रम हैं वो है कि जैसे पौधों को हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस कार्यालय के माध्यम से हम फलदार पौधे भी वहां पे पहुंचाएंगे उस प्रदेश में। और उसके साथ साथ जो किसान भाइयों की जो आय बढ़ानी है, तो वहाँ पे जो लोकल जो फसलें हैं उनका बीज का उत्पादन वहीं पे किया जाए ताकि क्लाइमेट का उन पे विशेष फर्क ना पड़े। इस तरह के कार्यक्रम हम वहाँ पे लेंगे और यह कार्यालय हमको इस क्षेत्र में मदद करेगा। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आत्मनिर्भर भारत में केंद्रीय बजट 2020 और 21 में की गई घोषणा के अनुपालन में भारतीय रेलवे द्वारा उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से खराब होने वाली कृषि उत्पादों जैसे फलों, सब्जियों, मांस, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी उत्पादों को सहित खपत या कमी वाले क्षेत्रों के लिए स्थानांतरित करने हेतु किसान रेल का शुभारंभ किया गया था।
जिसके चलते आज की अगर बात की जाए तो कई राज्यों में ये जो किसान रेल है पहुंच रही है और आवश्यकता अनुसार किसानों को फायदा भी दे रही है। कृषि और संबंधित उत्पादों का उत्पादन सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं किसी फसल का ज्यादा उत्पादन होता है तो कहीं कम। ज्यादा उत्पादन वाली जगह पर फसल विशेष के दाम कम होते हैं और कम उपज वाली जगहों पर ज्यादा। किसान रेल की शुरुआत जल्द खराब होने वाले उत्पादों को ज्यादा उत्पादन वाली जगहों से कम उत्पादन वाली जगहों पर ले जाने के लिए शुरू हुई थी। इस योजना में रेलवे के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों के कृषि, बागवानी और मछली पालन जैसे विभागों के अलावा स्थानीय निकाय, एजेंसियां और मंडियां शामिल है। किसान रेल खास तौर से फल, सब्जियों, मांस, पोल्ट्री, मछली और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाती है। इन रेलों से माल बहुत जल्द गंतव्य तक पहुंच जाता है और उत्पादों के खराब होने का खतरा भी कम रहता है। इसके अलावा दूर, बड़े और अधिक आकर्षक बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए किसानों को विशाल रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। किसान रेल योजना फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए माल ढुलाई में 50% की सब्सिडी दी जाती है। कम उपज वाले छोटे किसानों को भी बिचौलियों के बिना माल ढुलाई में मदद करती है। कोई किसान जितना चाहे उतना माल ले जा सकता है। परिवहन समय और लागत में कमी के कारण अंतिम उपभोक्ता को सस्ते दामों पर ताज़ा उत्पाद मिलता है। किसान रेल योजना की शुरुआत पिछले साल अगस्त माह में हुई थी। तब महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच पहली रेल चलाई गई। 28 दिसंबर 2020 को किसान रेल ने 100वीं यात्रा पूरी की। वहीं 18 जून 2021 तक 60 रूटों पर 850 फेरे लगा चुकी है, जिनमें 2,70,000 टन से ज्यादा खेपों की ढुलाई हुई है। ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल योजना के तहत किसान रेल ट्रेनों की सेवाओं के माध्यम से फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50% की सब्सिडी दी जाती है। 15 जून 2021 तक करीब 52 करोड़ 38 लाख रुपए की रकम सब्सिडी पर खर्च की जा चुकी है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से फलों की भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमरूद एक ऐसा फल है जो कहीं ना कहीं मानसून सीज़न के बाद हम देखते हैं जिस पे फल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके वृक्षों की देखभाल की अगर बात की जाए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी अभी का जो समय है इसमें किस तरह की देखभाल किसानों को करनी होगी जिससे जो फल है वो अच्छा मिले, और उसके साथ साथ किस तरह का प्रबंधन अपनाकर हमारे जो किसान हैं अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इस बारे में और विस्तार से जानकारी दी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी ने। अमरूद की मूलतः 2 प्रकार की फसलें होती हैं, एक बरसात की फसल, एक सर्दियों की फसल। अमरूद में जो फलन होता है वो 95% बरसात की फसल होती है और 5% सर्दियों की फसल आती है। गुणवत्ता के हिसाब से सर्दियों की फसल बरसात की फसल से अच्छी होती है, पर कई बार किसान भाइयों का अनुरोध आता है कि हमें बरसात की फसल भी कुछ लेनी है। तो बरसात की फसल को अगर हमें फल मक्खी से मुक्त बरसात की फसल लेनी है और फलों का साइज भी अच्छा लेना है और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रखनी है, तो हमें मूलतः 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अमरूद की अगर आप बरसात की फसल देखेंगे तो उनमें 95% फलन होता है। अमरूद में बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। जब ज़्यादा फल होंगे तो अमरूद का फल गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि जैसा कि आप देखेंगे कि अमरूद में मूलतः ऐसे 3 फल एक शाखा में आते हैं, उसमें से आपको इस किनारे के अगर आप 2 फल तोड़ दें और इस वाले फल में हम अगर बैगिंग कर दें तो अमरूद की एक तो इसकी फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके साथ साथ जो फल मक्खी की समस्या है उससे भी हमें निदान मिल सकता है। अगर हम ध्यान देने वाली बात है कि अमरूद को कच्चा और पक्का दोनों खाते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमरूद में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फल मक्खी में बहुत अच्छे से निदान संभव है। फेरोमोन ट्रैप में किसान भाई खुद भी बना सकते हैं और इसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं। अमरूद में जो फेरोमोन ट्रैप यूज़ होता है उसको मिथाइल यूजोनाइल ट्रैप कहते हैं। इन ट्रैप की करीब 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम अमरूद के बाग में लगाएं तो फल मक्खी में बहुत हद तक निदान संभव है। अगर हम 3 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो थिनिंग की सही समय, जो कि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। दूसरा, अमरूद में थैली चढ़ाना। थैली बहुत नितांत आवश्यक है अगर अमरूद में आपको उत्पादन करना है बिना किसी कीड़े के। और तीसरा,
आपको फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है। फेरोमोन ट्रैप में 3 चीज़ें होती हैं। एक मिथाइलिजनाइल जो कि एक फेरोमोन है, दूसरा उसमें स्पाइनोसाइड करके एक कीटनाशक होता है और उसको हम इथेनॉल से घोल लेते हैं। इन तीनों के मिश्रण का 0.1% मिश्रण को हम एक लकड़ी की किसी भी लकड़ी के गत्ते या लकड़ी के उसमें डुबो के रखते हैं और उसके हम डिब्बे बना लेते हैं और ऐसे डिब्बों को हम कई 15 से 21 डिब्बों को हम प्रति एकड़ अमरूद के बाग में लगा देते हैं और इनको फिर हमें ध्यान देना है कि 20 से 25 दिन में हमें इनको परिवर्तित भी करते रहना है। जो गुटियां हैं उसके अंदर जो फेरोमोन ट्रैप के डिब्बे के अंदर डाली गई हैं, तो इससे हमें तीनों चीज़ों का लाभ मिलेगा। एक तो हमें गुणवत्तायुक्त फसल मिलेगी, दूसरा हमें किसी भी तरीके के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और तीसरा जब हम फ्रूट थिनिंग करेंगे तो उसकी साइज अच्छी होगी, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी और हमें कुछ हद तक बरसात की फसल के साथ साथ सर्दियों की फसल भी बढ़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बरसात की बहुत अच्छी फसल अमरूद की ले सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। मॉनसून एक तरफ खेती किसानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, मेहरबान रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर पशु की सेहत के लिए देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पशुपालकों के लिए पशु की सेहत को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। क्या किस तरह की सावधानी उन्हें रखनी होगी, किस तरह के कदम उन्हें उठाने होंगे, आइए जान लेते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है, इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है।
तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें ये सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप की स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आप डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के जो पहले प्रसारित कार्यक्रम हैं उनको भी आप दोबारा देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।